हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला करके एक और नया महाज खोल दिया है। इसराइल को पे दर पे कई महाज खोलना महंगा पड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जिसका अंजाम इसराइल के लिए बहुत भयानक हो सकता है। 26 अक्टूबर की रात इसराइल ने तेहरान और करच में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि करच वो शहर है जिसमें ईरान की जौहरी तनसीबात मौजूद हैं। इसराइल ये दावा भी कर रहा है कि ये हमले 1 अक्टूबर को ईरान के इसराइल पर जो बैलिस्टिक हमले थे ये उनका जवाब है। ईरान ने यह हमला नाकाम बनाने का भी दावा कर दिया है। 4 फौजियों की मौत की तस्दीक भी हुई है। लग रहा है कि ईरान इस हमले के जवाब में एक बार फिर इसराइल पर हमला कर सकता है, मिसाइलों से उनको निशाना बना सकता है। तो सवाल यह है कि अब इससे आगे हम किस तरफ जाएंगे। अगर ईरान ने जवाबी हमला ना किया और खामोशी अख्तियार की तो उसको ईरान की कमज़ोरी समझा जाएगा। इंटरनल प्रेशर भी है इसराइल पर। ईरान के वज़ीर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि इजरायली हमला मामूली नहीं था, हम मुल्क और कौम के मफाद में इसका जवाब देंगे। लेट्स वॉच हिम। जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। अब 1 साल में क्या हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इसराइल ने हज़ारों फौजी गाज़ा और जनूबी लेबनान भेजे हैं, हज़ारों फ़िज़ाई हमले किए हैं और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम पर लाखों डॉलर खर्च कर डाले हैं ताकि मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जा सके, जो कि उनका बड़ा मशहूर डोम है। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अब इस वक्त इजरायली मायशत हमें नज़र आ रही है कि सफ़र कर रही है। अगरचे अमेरिका इसराइल की भरपूर मदद भी कर रहा है, हर तरीके से उनकी सपोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद आर्मी रेटिंग एजेंसीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। इसराइल को गाज़ा और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग किस कदर भारी पड़ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इजरायली हुकूमत का तखमीना है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के अखराजात 60 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने पार्लिमान को बताया कि जंग का खर्चा 54 अरब से 68 अरब डॉलर तक हो सकता है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर बमबारी और फिर जनूबी लेबनान पर ज़मीनी हमले के साथ ईरान के खिलाफ मिसाइल हमले अखराजात में मज़ीद इजाफा करेंगे। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर जंग 2025 तक जारी रही तो अखराजात 93 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। इसराइल की सालाना आमदन 530 अरब डॉलर है और जंग का खर्चा उसकी आमदन का 6वां हिस्सा होगा। बैंक ऑफ इसराइल ने हुकूमती बॉन्ड्स की फ़रोख्त में इजाफा किया है ताकि जंग पर उठने वाले अखराजात के लिए कर्जा लिया जा सके। सिर्फ मार्च 2024 में 8 अरब डॉलर की रकम हुकूमती बॉन्ड्स फ़रोख्त करके हासिल की गई। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अब इसराइली हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। 9% से भी कम बॉन्ड्स बैरून मुल्क मुकीम लोगों के पास हैं, जो कि सितंबर 2 या 23 के मुकाबले में तकरीबन 5% कम हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती क्रेडिट एजेंसीज मोडीज़, फिच और SPN ने इजरायली हुकूमत के कर्ज़ों की रिपोर्टिंग में कमी की है। जंग के अखराजात पूरे करने के लिए इजरायली हुकूमत तकरीबन 10 अरब डॉलर तक टैक्स छूट का खात्मा और साथ साथ नए टैक्सों पर गौर कर रही है। सो यकीनन जहाँ पर एक तरफ जारहाना जुल्म व सितम जारी है, वहाँ पर क्या इसराइल को खुद भी इन एक्शंस का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये इशू गाज़ा का था, अभी हमें एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये खदशा है कि गाज़ा के ऊपर से तवज्जो कम हो जाएगी इंटरनेशनली? ये लड़ाई पहले भी 3 लेयर्स में हो रही थी। एक तो इमीडिएट लेयर है जो गाज़ा के अंदर हमास है और हिजबुल्लाह जो डायरेक्टली एंगेज थे, जिनको कहा जा सकता है कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, फिर हुतीज़ हैं, इसी तरह इराक में कताब हिजबुल्लाह भी है, वो भी इन एक्शन होती। तो ये पहली लेयर है जो डायरेक्ट लड़ रही थी। सेकंड लेयर में ईरान था, जो कि अभी आपने देखा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में एक शूटिंग वॉर शुरू हो गई है और ऑल उसके अंदर गैप्स नजर आते हैं। उसके बाद फिर एक थर्ड लेयर है जो इनडायरेक्टली पीछे से ऑपरेट करे। वो तीसरी आप कह लें कि बड़ी पावर्स हैं, लाइक रशियन हैं, चाइनीज हैं और दूसरी तरफ आप कह लें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। सो एक तो ये है कि ऑलरेडी अगर इसके अंदर देखें इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, फिर जो माशी सपोर्ट है इसराइल को, अभी लेटेस्ट $5.2 बिलियन का मेरे ख्याल पैकेज अनाउंस किया। और आपकी बात ठीक है, मैं सर्वे देख रहा था कि इसमें कॉस्ट इसको डायरेक्टली $100 बिलियन तक जाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है बिकॉज टूरिज्म खत्म हो गया है। उसके बाद आई थिंक 3-4 साल तो शायद उधर कोई जाए नहीं इसराइल में।
उसके अलावा जो इनका ट्रेड है, शिपिंग इंडस्ट्री, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और फिर लॉसेस भी हुए हैं इसके अंदर। अभी लोग पीटीएसडी का शिकार हुए हैं। इनके 14,000 सोल्जर्स हैं और 1.5 लाख की आबादी भी पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। तो ये कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और मेरे ख्याल में ये इसमें ज्यादा ईगो का मसला बना हुआ है। पोलिटिकली चीजें हल हो सकती थी, लेकिन चूंकि ज़ायनिस्ट लॉबी समिति है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, सो दे हैव गॉन टू दिस लेवल कि पूरा जो खित्ता है वो किसी भी वक्त आई थिंक मिसकैलकुलेशन से आग की लपेट में आ सकता है। सो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ईरान ने इसराइल पर 2 बराह रास्त हमले किए, इस वक्त क्या वो फिर एक हमले का सोच रहा है? इसमें आई थिंक जो डेट है अमेरिकन इलेक्शन की, ये पहले भी एक दिन डिस्कस हुआ था कि इजराइल क्या करेगा। 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है और उसमें एक बड़ा मेजर डिसीजन होना है, क्योंकि जो बाइडन जो है वो इन एनी केस अभी रिडंडेंट हो जाएंगे, चाहे कमला हैरिस आती हैं या ट्रंप। इसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड है, दिसंबर 20 जनवरी तक जाके फिर ट्रांजिशन होनी। तो 20 जनवरी को अगला सदर हलफ उठाएगा, लेकिन इसमें ट्रांजिशन शुरू होती है, ब्रीफिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक पीरियड होता है इंस्टेबिलिटी का, अमेरिका में डिसीजन मेकिंग का बड़ा इशू होता है किस पे डाला जाए। तो एक तो इजराइल ने उसका फायदा उठाया और हमारी कैलकुलेशन थी कि अगर करेगा तो वो क्लोजर टू 5 नवंबर। और ईरान के पास भी यही विंडो है। अगर उन्होंने फर्दर आई थिंक वन अपमैनशिप कहते हैं वॉर में, अगर आप अपना पांव पर रखना है तो वो भी इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली भी आई थिंक बहुत ज्यादा इजराइल में अभी प्रोटेस्ट भी हैं। नेतन्याहू को बड़ा हैकल किया गया। फिर आप देखा आज मतलब बस का एक अटैक हुआ है जो इजरायली ही था, ऑल्दो अरब था। उसने रॉ के हेडक्वार्टर के मोसाद के हेडक्वार्टर के नजदीक आई थिंक रैम्प की थी, उसमें काफी कैजुअल्टीज है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है मतलब इसमें बड़ा मुश्किल है। 3 सिनेरियोज बनते हैं, या तो इसी लेवल पे रहा जाए, दूसरा है कि शूटिंग वॉर शुरू हो जाए और एक रिस्पॉन्स आए और उससे ज्यादा डैमेज हो इजराइल को। और उसके बाद क्योंकि ये अटैक भी इन्होंने 100 एयरक्राफ्ट के साथ किया है, बड़ा प्लान था, 3 वेव में किया गया, तो बड़ा डिलिब्रेशन हुई थी इस पे किस तरह के टारगेट्स होंगे। तो एक चांस तो उसने लिया है। तो इसमें आई थिंक हतमी तौर पे कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन 3 सिनारियोज बन सकते हैं। करंट स्टेटस को यानी इसमें हल्की फुल्की आप कह लें कि फायरिंग होती रही। दूसरा ये है कि ईरान इजराइल एक शूटिंग वॉर में चले जाए। और तीसरी फिर लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। कम से कम रीजन में एक मिनी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। ओके, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है आप कह रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन का, यकीनन बहुत अहम है। हमने देखा है कि एक तरफ जहाँ पर एक नाराज़गी का ट्रेंड नज़र आया है इन पर्टिकुलर जूइश वोटर्स में बाइडन साहब की पॉलिसीज़ पर, उन्हें लगता है कि उनको और ज़्यादा उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी। वहीं पर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और अमन की बात कर रहे हैं। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है इस इलेक्शन में? जी, ट्रंप अगर आते हैं तो फर्क तो पड़ेगा, बिकॉज 2 वॉर जिसमें बड़ी हो रही हैं और इसमें एक्चुअली यूरोप और अमेरिका का अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनके एलाइज का। एक रशिया यूक्रेन वॉर है जिसमें ट्रंप का समहाउ झुकाव है बेसिकली कि इसको आप रिजॉल्व करें डिप्लोमेटिकली और इसको यहाँ पे रोका जाए। और दूसरा मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी कॉस्ट, अभी अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली थ्रेटन होंगे। दूसरा जो इनकी क्रेडिबिलिटी पे डेंट आया है, आई थिंक ये भी दोनों वॉर्स की वजह से। वेस्ट का साफ ज़ाहिर है, नेटो, उसके बाद इजराइल अमेरिका अलायंस का बहुत बड़ा ऑरा था, एक खौफ था, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो रहा है। बिकॉज उसमें आप देख रहे हैं कि हमास है या हिजबुल्ला है, उसके बाद हुतीज हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली रिएक्ट फोर्सेज आपको आगे लगाए हुए, और वो जो डर था आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो, विच इज वेरी डेंजरस फॉर अ सुपर पावर। सेम इज यूक्रेन में जो है रशिया के साथ कंपटीशन में नेटो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। तो मेरे ख्याल में इन अगर रेपुटेशन बचानी है और आगे बिजनेसेस हैं ग्लोबल जो इनका, और ऑलरेडी रिसेशन में वेस्ट भी आप देखेंगे जर्मनी जैसी स्ट्रॉन्ग मैशत रिसेशन में जा चुकी है। सो उसमें भी बड़ा प्रेशर। तो मेरे ख्याल में अगर इनको अकल आती है और कोई सेम लोग बैठे होते, दे शुड गो फॉर पीस। अभी इजिप्ट ने भी अनाउंस किया प्रेसिडेंट सीसी ने कि बीच में आप सीज फायर करें, इसमें कुछ वो अरेंजमेंट करना चाहते हैं। और जितनी आई थिंक कैजुअल्टीज हो चुकी हैं वो तो डेफिनेटली 42,000। लेकिन आपको क्या लग रहा है अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट किस तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है, डेमोक्रेट्स की तरफ या रिपब्लिकन्स की तरफ? जी, इस दफा बहुत ज्यादा टफ फाइट है और ट्रम्प ने खुद कहा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर बाकी स्टेट्स देखें 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर फिर पेंसिल्वानिया स्टेट बेशक आप नोट कर लें, ये डिसाइड करेगी, उसके 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सम जो कैलकुलेशन है बाकी तमाम स्टेट्स में ये बराबर होंगे, जो पेंसिल्वेनिया जीत जाएगा। और आप लास्ट वीक की कैंपेन देखें तो सब जो है, चाहे कमला हैरिस है चाहे ट्रम्प है, सारा जोर उस पर लगा रहे हैं। सो इट्स इवनली बैलेंस्ड। और उसमें जो है और अभी जो अटैक हुआ है आई थिंक इसराइल का, प्रॉब्ली ये जो बाइडन को भी इनडायरेक्टली या आपके डेमोक्रेट्स को फायदा देने के लिए था कि चलें यहाँ पे अमेरिका ने इनको लीवरेज दिया है। लेकिन आई थिंक पेंसिल्वेनिया इज गोइंग टू डिसाइड। तो 50-50 है इसमें, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा।